दोस्तों, YouTube आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और प्रतिदिन आपको इवनिंग में 7 बजे आपके लिए यह साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको रेलवे, एनटीपीसी और आपको जो है सो ग्रुप डी, एसएससी, सभी के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता हूँ। ये इन प्रश्नों में साथ में मैं विश्लेषण भी करता हूँ और बहुत सारे इसके साथ और भी तैयारी आपके होते चले जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले वीडियो में हमने 65 प्रश्नों को हल कर चुके हैं हम, जो कि अलग 4 वीडियो में हैं और इसी के सीरीज के रूप में आपको दिखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन आपके पास हैं सेविंग मिरर, डेंटिस्ट का मिरर, वाहन का हेडलाइट, रियर व्यू मिरर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आप जानते होंगे दोस्तों। यहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे गहरे रंग में, हरे रंग से लिखे हुए हैं आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 के यह प्रश्न है। और आप लोगों की डिमांड पर मैं 5 प्रश्न को आपको जो है सो पहले प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न परीक्षा हो चुके हैं उससे लाया हूं। तो चलिए इसके आंसर हो जाएंगे आपको, बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे आपको रियर व्यू मिरर, बिल्कुल रियर व्यू मिरर। और मैं बता दूं कि रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, जो कि आपको प्रश्न में ही दिया हुआ है। और उत्तल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में बन जाता है। दोस्तों आप देखे होंगे, अगर बाइक चलाते होंगे तो उसमें भी देखे होंगे, और कार के भी आप जो है वहाँ पे दर्पण लगे हुए रहते हैं, जो उसके ड्राइवर के बगल में या फिर आप चलाते हैं तो आपके बगल में वहाँ पर दृश्य पटल को देखने के लिए जो लगा हुआ रहता है, तो उसमें आप देखेंगे कि उस छोटे से दर्पण में पीछे के बहुत बड़े भाग उसमें दिखते हैं। तो ये उसकी विशेषता है। तो यहाँ आंसर हो जाएंगे रियर व्यू मिरर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 67 को। और 67 है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है। वृद्धि को रोकता है, कौन सा पादप हार्मोन जो है सो वृद्धि को रोकता है। ऑप्शन है साइटोकाइनिन, बी है ऑक्सिन, सी है जिबरेलिन और डी है एब्सिक्स अम्ल। तो आंसर क्या हो जाएंगे इसके, तो बिल्कुल इसके दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएंगे एब्सिक्स अम्ल। और जैसा कि नीचे आप देख रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 के यह प्रश्न है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इन सभी जो है पादप के जो हार्मोन है उसको थोड़ा सा देखने का यहाँ प्रयास करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए मैंने स्पेशल डाटा बनाया है। और यहाँ पर पादप हार्मोन साइटोकाइनिन, और इसके कार्य हैं कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। साइटोकाइनिन, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आप इसको सुरक्षित अपने पास रख सकें। 2 नंबर देखिएगा, ऑक्सिन पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करना, इसके प्रभाव में अग्र कलिका में वृद्धि होती है। 3 है आपको जिबरेलिन, ये है सॉरी यहाँ बेनी लिखा गया है, बौनी जातियों के पौधे के तनों की लंबाई में वृद्धि करना। बहुत सारे पौधे ऐसे जो बौने हो जाते हैं, उस जाति के होते हैं, तो उनकी आपको लंबाई में वृद्धि करना। और बीज रहित फल के निर्माण में यह सहायक है, कौन, जिबरेलिन। और अभी जो आंसर था वह देख लीजिए, एब्सिक्स अम्ल, यह मात्र हार्मोन जो अम्लीय अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न यह भी बन सकते हैं कि वह हार्मोन कौन सा है जो अम्लीय अवस्था में पाया जाता है, तो वह भी है सो एब्सिक्स अम्ल है। और यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। बिल्कुल आंसर आपको आ गया, यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 को देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 68 है, जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोलिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोलिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है। ऑप्शन ए है आपको हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड बनता तैयार होता है। बी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। सी है केवल क्लोराइड तैयार होता है। और डी है केवल हाइड्रोजन गैस तैयार होता है। यह भी आपको आरआरबी ग्रुप डी का 16/10/2018 का प्रश्न है। और इसके आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसके आंसर बिल्कुल दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है यहाँ पे। अब थोड़े से हम लोग इसकी चर्चा कर ले कि जब कोई भी फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अम्ल राज में रंग एवं औषधि आदि के निर्माण में होता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए ये कि ये प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। और हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। बिल्कुल दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 को देखेंगे।
69 है, एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी है मेथोनोइक अम्ल, सी है लैक्टिक अम्ल और डी है ऑक्जेलिक अम्ल। यह भी है सो आपको ग्रुप डी से है। और दोस्तों यहाँ पर बताएंगे कि अम्ल से जुड़े हुए प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको जरूर से यह ध्यान देना चाहिए। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसके आंसर हो जाएंगे बिल्कुल मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल हो जाएंगे इसके आंसर। और चलिए थोड़े से अम्लों को हम देखें, और मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ कि आप लोग जो डाटा आ रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रखिएगा, चूँकि बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक स्रोत में आपको सिरका जो है, सिरका से जो अम्ल प्राप्त होता है वह एसिटिक अम्ल है, संतरा से साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, इमली से टाटरिक अम्ल प्राप्त होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है और दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में भी साइट्रिक अम्ल होता है और चींटी का डंक जो होता है वह मेथेनोइक अम्ल होता है। नीटल का डंक जो होता है उसमें भी मेथेनोइक अम्ल होता है। तो चलिए हम लोग आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? बिल्कुल दोस्तों, विद्युत का तार बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर तो आपको ऑप्शन है, उसमें तो आप एक ही को जल्दी से आप चूज कर लेंगे, चूंकि और कोई धातु रहता तो बशर्ते आप चुन सकते थे। तो यहाँ पर तो आंसर चुनना आपके लिए बड़ा ही आसान है। और आंसर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे तांबा, बिल्कुल तांबा यहाँ पर हो जाएगा। और चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको जानने का प्रयास करें कि ये तांबा जो धातु है, इसको यह पहला सबसे आदि मानव द्वारा सबसे पहले जो खोजा गया धातु था और जिसका प्रयोग किया गया था वह तांबा था। तांबा जो है सो प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। और विद्युत में तो सबसे ज़्यादा, अभी चूँकि ये तांबे कुछ महंगे हो गए हैं तो इसके बदले में एल्युमिनियम के भी आपको जो है सो तार बनाए जाते हैं। ना केवल आपको है सो एल्युमिनियम के तार, बल्कि यहाँ तक कि मोटर में भी कॉइल के रूप में इसके तार का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 71 है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल दोस्तों, विश्व क्षय रोग दिवस, जिसको टीबी भी बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं, तो ये कब मनाया जाता है? तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसके आंसर हो जाएंगे 24 मार्च। बिल्कुल दोस्तों, 24 मार्च। और हम यहाँ बताना चाहेंगे कि 24 मार्च क्यों मनाया जाता है? तो 2012 में विश्व में 86 लाख लोग, बिल्कुल दोस्तों ध्यान देंगे, 2012 में विश्व में 86 लाख लोग टीबी से बीमार हो गए तथा 13 लाख लोगों की मृत्यु इससे हो गई थी। इस महामारी को खत्म करने के प्रयासों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो है सो विश्व क्षय रोग दिवस मनाने के पीछे यह भी एक कारण है कि यह बहुत ही घातक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के वजह से होता है। तो इस कारण से भी है सो आपको जो है सो लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से है सो यह है सो आपको मनाया जाता है। कौन सा? तो विश्व क्षय रोग दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 72 में। और क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? बिल्कुल दोस्तों, कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने में है प्रोटोजोआ, बी में है एंथ्रोपॉड्स, सी में है एकिनोडर्म्स और डी में है एनलिट्स। तो क्या आंसर हो जाएंगे यहाँ पे आपको बताना है? तो बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे आपको प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यहाँ पर आप ध्यान दिए होंगे, एक कोशिकीय जीव। तो बिल्कुल एक कोशिकीय जीव उसे कहते हैं जिसमें एक कोशिका होती है, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटोजोआ आदि इसके उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ये आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब जो मैंने प्रश्न का सिलेक्शन किया है वह एनटीपीसी से है, आरआरबी एनटीपीसी का यह प्रश्न है और यह भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 को देखेंगे, 73। और ये क्वेश्चन नंबर 73, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 28/3/2016 का एनटीपीसी का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का। तो थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? ऑप्शन ये है गैलीलियो गैलीली, कोपरनिकस, आइजन न्यूटन और जे केपलर। तो क्या आंसर हो जाएंगे यहाँ पे? बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे आपको गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली। और थर्मोस्कोप के विषय में भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि यह एक ऐसा उपकरण है जो तापमान में परिवर्तन को दिखाता है। बिल्कुल दोस्तों, आप आज वर्तमान में जो थर्मामीटर है उसी का एक परिवर्तित रूप है। तो थर्मामीटर में हम लोग तापमान को मापते हैं और यह उसको दिखाता था।
आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, मंगल के कितने चंद्रमा हैं? मंगल के कितने चंद्रमा हैं? चंद्रमा मीन्स उपग्रह। तो कितने उपग्रह हैं मंगल के? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो क्या आंसर हो जाएंगे इसके? बिल्कुल आप जानते हैं, और इसके आंसर हो जाएंगे 2। अब ये दोनों कौन हैं? तो इनका नाम है फोबोस और डीमोस। बिल्कुल दोस्तों, फोबोस और डीमोस जरूर से याद रखिएगा दोनों का नाम। यह एक यूनानी शब्द है। इनका नाम यूनानी पौराणिक कथाओं के पात्र फोबोस एवं डाइमस, जो कि युद्ध के देवता अरेस के पुत्र के नाम पर रखा गया था। बिल्कुल यह भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यह जो है उनका पौराणिक कथाओं के पात्र फोबोस एवं डाइमस जो है युद्ध के देवता अरेस के पुत्र के नाम पर रखा गया है। दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है? भय। बिल्कुल भय होता है इस दोनों का अर्थ। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं, 75। और क्वेश्चन नंबर 75 है, धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है क्या चीज़ से? ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, टॉक्सिन से, या फिर लिपिड से? क्या आंसर हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो जाएगा। और ये जो है सो शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से काम करने के लिए ये ऑक्सीजन जो है सो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और शरीर में ऑक्सीजन खून के माध्यम से ही अंगों तक पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 की ओर बढ़ते हैं और 76 को देखेंगे। 76, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच का उपचार करने के लिए ए में है एंटीबायोटिक, बी में है एनाल्जेसिक, सी में है एंटीसिड, और डी में है एंटीसेप्टिक। क्या हो जाएंगे आंसर? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपको एंटीसिड। एंटीसिड आंसर हो जाएगा सी। और एंटीसिड जो है इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? प्रति अम्ल। प्रति अम्ल अर्थात अम्लीयता की विपरीत स्थिति। प्रति अम्ल वे पदार्थ हैं जो अमाशय की अम्लता को उदासीन करने का काम करते हैं। बिल्कुल अमाशय, आप जानते हैं कि हमारा भोजन वहीं पे है सो पचता है। तो पचता तो छोटी आंत में है, लेकिन यहीं से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो अमाशय की अम्लता को उदासीन करने का काम करता है, जिससे अमाशय की जलन, अपच आदि से छुटकारा मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 की ओर बढ़ते हैं। 77 क्वेश्चन नंबर 77 है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? आप ध्यान दिए होंगे वो आपको जो है सो डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि ऑप्शन ए है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, बी है टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, सी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, और डी टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपको सी। सी मतलब टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, और इस वजह से है सो डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यह जो है सो आपको टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। यह खाने में पाए जाने वाले जैविक तत्वों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। कौन? तो यह जो है सो आपको जिंक, यह जो है सो अभिक्रिया कर सकता है। इसके विपरीत अगर टीन की बात करें तो वह इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए खाद्य पदार्थों को टीन में रखा जाता है और उससे वह सुरक्षित रहता है खाद्य पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं और 78 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक कौन है? आनुवांशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक ए जॉनसन, बी जी.जे. मेंडल, सी F.B. मॉरिसन, और डी मॉर्गन। तो क्या होगा आंसर? बिल्कुल बहुत बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये आंसर होगा जी.जे. मेंडल अर्थात ग्रेगरी जॉन मेंडल। और ये एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रेलियाई पादरी और वैज्ञानिक दोनों थे, और इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके आनुवांशिकी के नियम को निर्धारित किए। दोस्तों यह भी एक बार प्रश्न आया है कि ये जो है सो प्रयोग किस पर किए? मटर के दाने पर, और भी ऑप्शन थे, तो वहाँ पर मटर का दाना भी याद रखिएगा कि ये मटर पर है सो प्रयोग करके इस नियम को निर्धारित किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 79 की ओर, और बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है
29 अगस्त, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 5 जून और ऑप्शन डी 11 जुलाई। तो क्या हो जाएगा ये, इसके आंसर हो जाएंगे आपको 28 फरवरी, बिल्कुल 28 फरवरी ऑप्शन हो जाएंगे। और ये 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, तो विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह जो है सो भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज किया गया था, उसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और आपको यह जरूर ज्ञात होगा कि सीवी रमन को ही वह दूसरे भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसी रमन प्रभाव के लिए, भौतिकी के क्षेत्र में। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण यह जो है सो खोज उनकी थी, और उनके इस खोज जिस तिथि को खोज किए थे वह है सो 28 फरवरी था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अंतिम क्वेश्चन 80 नंबर। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होगी लगभग कितना होगा। ऑप्शन है आपको 6000 मिलीलीटर, 5000 मिलीलीटर, 4000 मिलीलीटर या 3000 मिलीलीटर। तो दोस्तों हम जैसा कि आप जानते हैं कि एक वयस्क व्यक्ति में 1 किलो भार के लिए उसे 70 ml रक्त होता है। तो 1 किलो भार के लिए कितना हो जाएगा, 70 ml हो जाएगा। तो 70 ml तो आप इसी से गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा 70 ml। जब आपको 1 किलो का है तो 70 किलोग्राम का 70 को 70 से गुना कर दीजिए। तो 70 को 70 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको लगभग 49,900 ml होगा, जो लगभग आपको 5000 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे आपको 5000 मिलीलीटर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर से देंगे, और मैं कभी भी आपको नहीं बोल पाता हूँ शेयर करने के लिए, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करेंगे। और हम लोग मिलते हैं सुबह में मॉर्निंग कैप्सूल के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब यदि नहीं किए तो जरूर से कर लेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।